क्लास 12th इंग्लिश में इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट का आज का हमारा वीडियो है। इसके पहले और भी 4-5 वीडियो मैं बना चुका हूँ जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। चलिए पढ़ते हैं। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर मतलब इन्होंने इसका निर्माण किया था, बनाया था। वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसिस्टेड टू बी इंटरव्यूड। इनका ये मानना था, या इन्होंने कहा है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वह डरावना होता है ना, भयानक होता है। इसीलिए लेविस कैरोल कभी भी इंटरव्यू देने के लिए कंसेस्टेड नहीं हुए। कंसेंटेड का अर्थ होता है राजी होना, है ना। इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं हुए। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस, इंटरव्यूअर्स एंड द परसिस्टेंट पेटिशनर्स फॉर हिज ऑटोग्राफ। और यहाँ तक कि वो इस बात से भी डरते थे कि इंटरव्यू लेने से जो है वो जो समाज सोसाइटी है उनमें लायनाइज्ड हो जाएंगे। दैट मीन्स उनको लोग पहचानने लगेंगे, या फिर यूँ कह दें कि वो एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए वो जो अपने परिचित हैं या इंटरव्यू लेने वाले हैं, है ना, या जो पेटिशनर होते हैं उनको ऑटोग्राफ भी नहीं दिया करते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। और इस प्रकार के जो लोग रहते थे उनको शांत करने के लिए वो अपनी सक्सेस की या सफलता की कहानियाँ सुना करते थे। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 है, द इंटरव्यू, उससे ली गई हैं। तो इससे रिलेटेड देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एलिस इन वंडरलैंड इज़ क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो लेविस कैरोल के द्वारा किया गया है। अगला है लेविस कैरोल्स ओपिनियन दैट इंटरव्यूज़ एंड ऑटोग्राफ क्रिएट हॉरर। लेविस कैरोल का ओपिनियन क्या था इंटरव्यू के प्रति और ऑटोग्राफ के प्रति? तो उनका ये मानना था कि ये हॉरर क्रिएट करता है। हु हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑन इंटरव्यूअर्स नेगेटिवली, इंटरव्यूअर को नकारात्मक रूप से किसने एक्सप्रेस किया है? तो किसने एक्सप्रेस किया है? लेविस कैरोल ने किया है। अगला है द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ऊपर दी गई लाइनें कौन से लेसन से ली गई हैं? तो द इंटरव्यू से ली गई हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन, मतलब यह लेसन जो है जिससे लाइनें ली गई हैं इसके लेखक का नाम क्या है? तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट with a little new shed in front of the edge of road where the traffic is bad। अब इन दो लाइनों को जैसे ही आपने पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने पढ़ा है, तो आपको आपके दिमाग में आ गया होगा कि अ रोड साइड स्टैंड जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है उसमें एक पोएम है, उससे इन लाइनों को लिया गया है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड, मतलब एक पुराना घर बना हुआ है, उस पुराने घर में एक, या घर के बाहर एक शेड बना हुआ है, उससे इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, और रोड के एज में, एज मतलब होता है किनारा, उसके साइड में एक रोड साइड स्टैंड शेड बना हुआ है, जिससे ये दुकान हो गई और ये रोड हो गया है ना। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। अब ये जो व्यक्ति जिसने बहुत ही करुणामय या दयनीय स्थिति में होते हुए जो ये शेड बनाया है, ये दुकान बनाई है उसकी, तो ये उसने दान में दी गई रोटी के लिए नहीं बनाई है। डोल ऑफ ब्रेड का होता है जैसे अंशदान हम करते हैं, है ना, ब्रेड मतलब रोटी। बट फॉर सम ऑफ मनी कैश वॉज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग विथ विदरिंग फैंट। वह तो उस धन, उस पैसे के लिए, उस नगद पैसे के लिए जो कि शहर के जो फ्लावर ऑफ सिटीज़ हैं, मतलब शहर के जो धनी लोग हैं, शहरों में रहने वाले, नगर में रहने वाले लोग हैं, जो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उस पैसे को अपनी मेहनत से कमाने के लिए सेट लगा कर बैठा है।
ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ अबोव एक्सट्रैक्ट। मतलब ये जो लाइनें ली गई हैं कौन सी पोएम से ली गई हैं, तो अ रोड साइड स्टैंड से ली गई हैं। फिर इसके जो पोएट हैं, कवि हैं, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके। अब यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलती है कि जितनी भी पोएम्स हमारी हैं, जितने भी लेसन हैं, उनके टाइटल, दैट मीन्स उनके शीर्षक और उनके लेखक, कवि के नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटी इन ए रोड साइड स्टैंड रिफर टू। रोड साइड स्टैंड जो पोएम है, इसमें फ्लावर ऑफ सिटी का मतलब क्या है? तो फ्लावर ऑफ सिटी का मतलब है सिटी पीपल, मतलब शहर में रहने वाले लोग। अगला है, व्हाट इज़ अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम। कविता में रोड साइड स्टैंड क्या है? तो कविता में रोड साइड स्टैंड है अ शेड आउटसाइड ए अ शेड आउटसाइड ए रोड साइड। ठीक है ना, मतलब रोड के साइड में से, ये रोड है, रास्ता है, तो इसके साइड में यहाँ पर कोई शेड बना हुआ होना। फॉर एग्जांपल कोई शॉप हो सकती है, दुकान हो सकती है। क्वेश्चन नंबर बी है, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, एन एस्टोनिशिंग फ्रेश इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10-day-old जंग बहादुर ओ वाइस प्रोफेट। एक उसी पल एक मिराकल होता है। मिराकल मतलब होता है चमत्कार होना। चमत्कार होता है और एक 10 दिन का बच्चा, जिसकी उम्र मात्र 10 दिन की है, उसके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है। अब 10 दिन का बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन उसके मुंह से एक वाक्य निकलता है, ओ वाइस प्रोफेट। ठीक है ना, इस प्रकार का वाक्य निकलता है। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेक्शन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। जब ये चमत्कार हुआ तो जितने भी वहाँ खड़े हुए थे, वह सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, पलक झपकाने लगे। ओ वाइस प्रोफेट, इट वाज आई हु स्पोक। अरे बुद्धिजीवी, भविष्यवाणी करता या भविष्यवाणी करने वाले, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। तो मैं मतलब यहाँ पर कौन है? द टाइगर किंग है। आई मतलब यहाँ पूछा जा सकता है कि आई का मीनिंग क्या है, मतलब कौन है आई? तो द टाइगर किंग है। अब हमारी जो विस्टास बुक है, माफ़ कीजिएगा, उसमें टाइगर किंग लेसन नंबर 2 है, उससे ये लाइनें ली गई हैं। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब संदेह की कोई बात ही नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago हु हैड एन्यूसियंसेड द वर्ड्स सो क्लियरली। मतलब सिर्फ 10 दिन की उम्र का बच्चा जो है, वह इस प्रकार के शब्दों को साफ साफ तरीके से बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स एंड गेस्ड इंटेंटली एट द बेबी। अब जो प्रमुख एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपना चश्मा निकाला और बेबी की ओर, जो छोटा शिशु है, बच्चा है, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। गेज का अर्थ होता है बिना पलके झपकाए लगातार या लंबे समय तक देखना। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई। और कहता है, जिनका भी जन्म होता है या जिन्होंने भी जन्म लिया है, एक दिन उनको मरना है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट। और हमें इसके लिए आपके प्रेडिक्शन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किसने कहा? टाइगर किंग ने कहा। देयर वुड बी सम सेंस इन इट। यदि तुम्हारी बात में कोई बात है, कोई सेंस है। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। तो फिर मेरी मृत्यु होगी, मतलब टाइगर किंग की मृत्यु होगी, उसका मैनर क्या है? मतलब यहाँ पर जो छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 दिन की है, वह क्या जानने की कोशिश कर रहा है कि मृत्यु किस तरीके से होगी, मैनर ऑफ हिज डेथ। द रॉयल इन्फेंट, इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु, अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस। अपनी छोटा बच्चा जिस प्रकार से, जिस तीखी आवाज़ में बोलता है, उस आवाज़ में ही वह अटरिंग करता है। अटरिंग का अर्थ होता है स्पीक, बोलना, बड़बड़ाना। चलिए, अब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो हु इज़ आई इन द अबोव लाइन्स। ऊपर दी गई लाइनों में आई कौन है? तो आई मतलब मैं मतलब कौन है? टाइगर किंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 days। 10 दिन की उम्र में कौन बोलता है? तो टाइगर किंग बोलता है। व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो। रॉयल इन्फेंट मतलब शाही बच्चा जो था, वह क्या जानना चाहता था? तो वह
एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ मतलब अपनी मृत्यु का तरीका जानना चाहता था कि मेरी मृत्यु होगी तो किस प्रकार से होगी। अब वो ये क्यों जानना चाहता था, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है मतलब भविष्यवाणी करता है ना, उसने ये कहा था कि टाइगर किंग जो है उसकी मृत्यु होगी, ठीक है ना। तभी ये चमत्कार हुआ था कि 10 दिन का बच्चा बोलने लगा था। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें अटर शब्द का क्या अर्थ है। तो अटर मतलब होता है बोलना, एक्सप्रेस करना। टू स्पीक मतलब बोलना, एक्सप्रेस मतलब बताना किसी चीज़ को, टू लेट आउट मतलब निकालना, बोलना। तो तीनों ही इसके मीनिंग होंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, मतलब तीनों ही सही है, इसलिए इसका क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के वीडियोस मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। और बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारी प्लेलिस्टें हैं, जैसे नोट मेकिंग ऑन समरी हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। और भी चलें तो ग्रामर फॉर ऑल, राइटिंग स्किल, ये सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से जाकर आप अपने टॉपिक को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।